क्या सोशल मीडिया पर बैन किसी देश की सरकार को गिरा सकती है? आखिर नेपाल की सड़कों पर अचानक लाखों युवा कहां से उतर आए? क्या नेपाल सरकार का फैसला सोशल मीडिया पर बैन या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? आखिर वो कौन सी वजह थी जो नेपाल के जनता के दिलों में पहले से आग सुलग रही थी? इस क्रांति का हीरो कौन है? क्या बालन शाह का है राजनीतिक पृष्ठभूमि? डिजिटल युग में विरोध प्रदर्शन का तरीका कैसे बदल गया है? क्या यह चेतावनी है दुनिया भर की सरकारों के लिए कि जनता का जब लोकतंत्र से भरोसा उठता है किस प्रकार क्रांति होता है? चलिए, सबसे बड़ी सवाल है नेपाल की इस क्रांति से हमें क्या सीख मिलती है? तो चलिए सब जानते हैं। आज हमारे पड़ोसी देश नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 9 सितंबर 2025 को अपना इस्तीफा दे दिया। आखिर इस्तीफे का क्या वजह है? पूरे देश की युवा सड़कों पर उतर आए। आरोप लगाया गया सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया। इसमें सोशल मीडिया कौन है? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि। सच जानने के लिए हमें थोड़े पीछे जाना होगा। नेपाल की जनता कई वर्षों से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अपने बेसिक प्रॉब्लम्स को जूझ रही थी। भयंकर भ्रष्टाचार, सरकारी ठेकों से लेकर के छोटी छोटी नौकरियों तक। जनता को लगता था सरकार सिर्फ अपनी जेबें भर रही है। बढ़ती बेरोजगारी, देश के लाखों युवा डिग्री लेकर खाली हाथ बैठे थे। उन्हें अपना भविष्य अंधेरे में दिख रही थी। जवाबदेही की कमी, सरकार लोगों के सवालों के जवाब देने के बजाय मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रही थी। लोगों को लग रहा था कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नेपाल की जनता एक प्रेशर कुकर की तरह खोल रही थी। बस एक चिंगारी का इंतजार था जो सरकार ने खुरी लगा दी। एक बैंड जो चिंगारी भड़का दी। सरकार नेपाल की संप्रभुता और सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हुए सोशल मीडिया ऐप पर बैन लगा दी, जिसके पीछे सरकार का तर्क था ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं नेपाल की कानूनों को मान नहीं रही है, जिसके वजह से देश के युवा भटक रहे हैं और नफरतें फैला रहे हैं। हो सकता है कि नेपाल की सरकार की बातों में सच्चाई है, लेकिन जनता इसे कैसे देखते हैं? जनता सोशल मीडिया पर बैन अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ समझते हैं। सोशल मीडिया पर बैन सिर्फ एक ऐप नहीं था, बल्कि ये लाखों युवाओं के कमाई का जरिया, मनोरंजन के साधन और देश दुनिया से जुड़ने का एक माध्यम था। खासकर उस जेड जनरेशन की पीढ़ी जिसकी जिंदगी ही डिजिटल दुनिया के इर्द गिर्द घूमती है। रातों रात जो नेपाल के युवाओं के दिलों में सरकार के खिलाफ जो गुस्सा दबी थी, वो सड़कों पर उतर आए। शुरू में यह छोटी थी, सरकार उसे नजरअंदाज किया, लेकिन बाद में नेपाल की सरकार के लिए भारी पड़ गया। जब सड़कें संसद बन गई, तब यह गुस्सा सिर्फ सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर बैन नहीं था, बल्कि वो गुस्सा था जो भ्रष्टाचार के खिलाफ देश को खोखला कर रही थी, उस बेरोजगारी के खिलाफ जो युवाओं की भविष्य खा रही थी, और उस सरकार के खिलाफ जो युवाओं के बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। इसी बीच इस विरोध का एक चेहरा मिला बालन शाह, जो एक स्वतंत्र काठमांडू के मेयर, जिसका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही थी, लेकिन उन्होंने अपने मेहनत के बल पर काठमांडू को बदला था। तो जनता को आशा आई, यदि एक शहर को बदला जा सकता है तो पूरा देश को भी बदला जा सकता है। यह विरोध सिर्फ नेपाल की नहीं है, यह देखना होगा आज की युवा किस प्रकार सोशल मीडिया से संगठित होकर एक सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकती है। सबक और समाधान के तौर पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को जनता के ताकत के सामने झुकना पड़ा और इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन यह अंत नहीं है, यह तो बस एक शुरुआत है। नेपाल की घटना यह हम सब के लिए बहुत बड़ी सबक है। सबक नंबर 1, सरकारें जनता की असली समस्या रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार को नजरअंदाज नहीं कर सकती। सबक नंबर 2, डिजिटल युग में अभिव्यक्ति की आजादी को रोकना सरकारों पर उल्टा भार पड़ सकती है। आप सूचना के प्रवाह को रोक नहीं सकते हैं। सबक नंबर 3, जनता और सरकार के बीच में जब संवाद खत्म हो जाती है तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाती है। इस समस्या का समाधान मात्र एक ही है, पारदर्शिता, जवाबदेही और जनता से संबंध। सरकारों को जनता का जवाब देना होगा और उनका भरोसा जीतना होगा, क्योंकि लोकतंत्र भीड़ से नहीं, भरोसे से चलता है। इस पूरी घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताएं। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी है, कृपया वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।